हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। आज का ये वीडियो 10th क्लास बायोलॉजी से जो नियंत्रण एवं समन्वय नाम का चैप्टर है उसका तीसरा और अंतिम पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में हार्मोन्स के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल स्थापित किया जाता है। इसके अलावा दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि मस्तिष्क के कार्य कौन कौन से हैं और प्रतिवर्ती चाप किसे कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क के कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे दिमाग का काम क्या है। तो हमारे दिमाग का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होता है उसे ग्रहण करना, उसे रिसीव करना। रिसीव करने वाला काम होना चाहिए दिमाग के द्वारा। अगर रिसीव ही नहीं करेगा तो उस पर विश्लेषण कर करके ऑर्डर कैसे देगा, है ना। तो रिसीव करने का काम किसके जरिए होता है? दिमाग के जरिए होता है। दूसरा कार्य क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आया उसे रिसीव तो कर ही लिया, तो उस रिसीव किए गए इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करना कि भाई शरीर का ये अंग हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन भेजा है, क्या खबर भेजा है, उस पर विश्लेषण करना और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो जारी करना। जैसे कि मेरा ये हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ जाए तो यहाँ से भाई खबर आएगा कि हम परेशानी में हैं, तो दिमाग जो है वो बोलेगा कि भाई क्या परेशानी है। तो किसको बोलेगा? आँख को बोलेगा कि देखो तो क्या परेशानी है। आँख उसको देखेगा, देख के बताएगा कि ये तो कुछ गर्म चीज़ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आँख उसका फोटो बना के देगा दिमाग को, तो दिमाग फट से एक और ऑर्डर रिलीज करेगा इसके लिए कि ऐसा करो, तुम वहाँ से तवे से हाथ हटा लो। तो हम तवे से हाथ क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश जारी करने का कार्य है वो भी किसका है? दिमाग का है। तो ये दो काम हम लोगों ने देख लिए। तीसरा काम है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से एक ही साथ जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे होते हैं ना दिमाग को, उनमें आपस में सहसंबंध बनाना। अब ये क्या बात हुआ? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो अभी इसको समझते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका कान सुन रहा है। तो कान क्या कर रहा है? आपके दिमाग को मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को पहुँचा रहा है। दूसरा चीज़, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आँख क्या कर रहा है? इमेज बना बना करके जो भी दिखाया जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, उसका इमेज दिमाग तक पहुंचा रहा है। तो दिमाग के पास कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है एक ही साथ? आपके दिमाग से भी और आपके आँखों से भी। तो ये जो कान और आँख से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है, इसके आधार पर आपका दिमाग बैठा हुआ नहीं है, एक और काम कर रहा है। वो दिशा निर्देश जारी कर रहा है आपके हाथों के लिए, और जो भी जरूरी चीज़ है उसे आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो देखो कितना सारा काम एक साथ हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रहा है ना, ढेर सारे काम एक साथ हो रहा है। तो ये सब संभालना भी किसका काम है? दिमाग का ही काम है कि सारा काम एक साथ हो और अच्छे ढंग से हो। ये ना हो कि कोई आगे हो कोई पीछे हो। ओके। अब जो चौथा और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करना, यानी कि कोई भी जो ज़रूरी चीज़ है उसे याद रखना। मान लीजिए आप कोई रिश्तेदार से मिलते हो, पहली बार मिलते हो, उसे नहीं पहचानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने उसे देख लिया तो उसका फ़ोटो, उसका जो इमेज है वो आपके दिमाग के किसी कोने में जाके सेव हो जाता है ना। फिर जब भी आप उनसे कभी मिलते हो तो आप उसे क्या करते हो? पहचान लेते हो, ठीक। तो ये जो उसका सेव होना है ना, उसके फ़ोटो का, ये कहाँ सेव होता है? दिमाग में। आप जो पढ़ते हो, जो याद रखते हो, वो कहाँ जाके सेव हो जाता है? दिमाग में। तो जैसे हम लोग अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करते हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो दिमाग का काम ये है कि इन्फॉर्मेशन को सेव भी करना है, ठीक है जी। तो इतना सारा कुछ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहा जाता है। तो हम सब लोग जान रहे हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो न्यूरॉन के जरिए पहुंचता है। तो शरीर के अंग से जहां से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, वहां से लेकर के दिमाग तक जो पहुंचाया जाता है, तो जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ता को भी लेते हुए दिमाग तक पहुंचा। दिमाग के जरिए जो आदेश दिया जाता है, वो आदेश जिन न्यूरॉनों के द्वारा शरीर के जिस अंग तक पहुंचाया जाता है, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं कि ये प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, बने रहिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, उसी पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। एक एक करके जब इसके पार्ट्स देखेंगे ना कि इस प्रतिवर्ती चाप के कौन कौन से अंग हैं, तो फिर सभी बातें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पार्ट्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसका, उसे कहते हैं ग्राही या तो फिर रिसेप्टर्स। ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है कि शरीर के विभिन्न हिस्से में फैला हुआ होता है, जैसे कि हमारे त्वचा में, हमारे मांसपेशियों में या तो अन्य अंगों में। वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है? दिमाग
दिमाग तक पहुंचाता है। तो इन्फॉर्मेशन को पकड़ने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्राही कहा जाता है। तो ये देखिए ग्राही हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्राही कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा पे, मांसपेशियों पे, इसके अलावा अन्य अंगों पे भी पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, तो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य है। अब जो अगला यहाँ पे पार्ट है इसका, वो है संवेदना मार्ग किसे कहा जाता है। तो संवेदी न्यूरॉन द्वारा बनाया गया जो मार्ग है उसे क्या कहते हैं, संवेदना मार्ग कहते हैं। लेकिन पहले ये तो जान ले कि ये संवेदी न्यूरॉन किसे कहा जाता है। तो संवेदी न्यूरॉन उन न्यूरॉनों को कहा जाता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से इंफॉर्मेशन को ले करके दिमाग तक जाता है। ठीक है, तो मतलब दिमाग तक इन्फॉर्मेशन ले जाने वाले न्यूरॉनों को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है। और वो न्यूरॉन जिस रास्ते से होकर दिमाग तक पहुंचता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, संवेदना मार्ग कहते हैं। ओके, इतना आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो है वो है तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र क्या है, तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को मिला करके तंत्रिका केंद्र का नाम दिया गया है। ये कार्य क्या करते हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों से जो भी संवेदना आ रहा है उन संवेदनाओं को, संदेशों को प्राप्त करना और फिर उचित दिशा निर्देश जारी करना। हम सब लोग जानते हैं कि दिमाग का काम क्या है। ओके, संवेदनाओं को प्राप्त कीजिए, जो भी जरूरी हो वो दिशा निर्देश जारी कीजिए। अगला जो चीज़ है उसे कहा जाता है प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग क्या है भाई, तो प्रेरक न्यूरॉनों द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेरक न्यूरॉन किसे कहा जाता है। तो देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था कि वैसे न्यूरॉन जो शरीर के विभिन्न अंगों से इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाता है उसे एक अलग नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा था कि उसे क्या कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। तो वैसे न्यूरॉन जो दिमाग द्वारा दिए गए निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जो दिमाग द्वारा दिए गए निर्देशों को शरीर के अंगों तक पहुँचाता है उसे प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। और वो न्यूरॉन जिन रास्ते से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, प्रेरक मार्ग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला चीज़ है अभिबाही अंग किसे कहा जाता है। तो अभिबाही अंग वो अंग को कहा जाता है जो दिमाग द्वारा दिशा निर्देश जो दिया गया है उसे प्राप्त करता है। जैसे कि अभी मेरा मुंह जो है वो चल रहा है, वो आवाज़ उत्पन्न कर रहा है। तो ये कैसे उत्पन्न कर रहा है, तो इसे दिमाग जो है ना वो आदेश दे रहा है। तो हमारा जो मुंह हुआ वो आदेश को प्राप्त करने वाला हुआ, तो ये अभिबाही अंग कहलाएगा। हमारा हाथ जो अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तरह तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसे दिमाग से आदेश प्राप्त हो रहा है। उस आदेश के मुताबिक ही ये एक्शन कर रहा है। तो ये आदेश प्राप्त करने वाला हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, अभिबाही अंग कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो अपना नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे। कौन सा हार्मोन्स किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एक विशिष्ट रसायन के द्वारा होता है। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण किसे कहते हैं, तो विशिष्ट रसायनों द्वारा होने वाले नियंत्रण को क्या कहा जाता है, रासायनिक नियंत्रण कहा जाता है। ये जो विशिष्ट रसायन है ये कहाँ से आते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का ग्रंथि हमारे शरीर में पाया जाता है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। उन्हीं ग्रंथियों से बहुत ही कम मात्रा में बनता है, ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ठीक है जी, इन ग्रंथियों को एक और नाम से पुकारा जाता है नलिका विहीन ग्रंथि। कम मात्रा में क्यों बनता है, क्योंकि कम मात्रा में ही ये इतना प्रभावी होता है ना कि जो इसका काम होता है वो कर देता है। ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो फिर काम खराब भी कर देता है। तो बहुत ही कम मात्रा में बनता है ये और अपना काम ये कर देता है। ओके, अब देखिए ये जो बनता है यहाँ पे, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो चीज़ निकलता है, विशिष्ट प्रकार का रसायन जो निकलता है उसका एक नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ओके, अगर इसका डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे कि हार्मोन क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कि हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं और ये अपने लक्ष्य पर पहुंच करके धीमे धीमे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं बल्कि धीमे धीमे अपना असर दिखाते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, जब ये हार्मोन्स बन जाता है तो मान लो कि शरीर के किसी अन्य हिस्से में इसे पहुंचना हुआ है इस हार्मोन्स को, तो ये तो बिजली के जैसा तो पहुंचता नहीं है। तो ये कैसे पहुंचता है, तो ये खून के साथ घुल जाता है और उसी के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्से तक पहुंचता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है ना वो शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित होता है। हर हिस्से में कोई ऐसा हिस्सा बचा हुआ नहीं है जहाँ खून प्रवाहित नहीं होता है। तो ये खून के जरिए फैलने वाला, या तो कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाला क्या है ये भाई, हार्मोन है। ओके, ये जो हार्मोन है
ये हमारे शरीर पे काफ़ी धीरे धीरे असर करता है। हार्मोन का असर धीरे धीरे होता है। हार्मोन किन चीज़ों को नियंत्रित करता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। हार्मोन नियंत्रित करता है हमारे शरीर का बढ़ना या बौना रह जाना, इस बात को। तो शरीर जो बढ़ता है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई हार्मोन मतलब निकला और उसके वजह से शरीर अचानक से लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। इंसान अगर नहीं भी बढ़ता है तो धीरे धीरे ही पता चलता है कि वो इंसान बढ़ नहीं पा रहा है। ओके, तो इसका असर काफ़ी धीमा होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में ऐसे कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिनके द्वारा ये हार्मोन का स्राव होता है और वो हार्मोन कौन कौन से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रंथि है उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसे हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पे होता है। तो ये जहाँ पे सुहागिन औरतें बिंदी लगाती हैं ना, वहीं पे होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इससे एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक को कहते हैं अग्रपिंडक और एक को बोलते हैं पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है उसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि हार्मोन जो बृहत्तता या तो फिर बौनापन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब क्या है कि वृद्धि हार्मोन जिसमें मतलब सामान्य स्थिति में जितना होना चाहिए उतना बने, तो वो इंसान जितना लंबा होना चाहिए उतना लंबा होगा। अगर वृद्धि हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो फिर इंसान क्या हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। ठीक है, हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो इस स्थिति को बृहत्तता कहते हैं। और किसी इंसान में, किसी बालक में, छोटा बच्चा में ही होता है ये चीज़, तो किसी बालक में वृद्धि हार्मोन बहुत कम बने तो वो जो बच्चा है वो बढ़ नहीं पाएगा, वो बौना रह जाएगा, तो उसमें बौनापन का बीमारी आ जाएगा। ओके, तो ये जो लंबा होना और बौना रह जाना ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वृद्धि हार्मोन, उस पर डिपेंड करता है। पश्चपिंडक जो पीछे वाला पिंडक है वो क्या करता है, तो वो भी एक प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है जो कि हमारे शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करता है। ओके, तो ये देख लिया। अब देखिए जो अगला ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। ओके, यह स्थान का मतलब कि कहाँ पे ये रहता है भाई थायराइड ग्रंथि, तो ये यहाँ पे होता है। हमारा जो ट्रैकिया है उसके अगल बगल, मतलब ये दो जोड़े के रूप में पाया जाता है। तो ट्रैकिया के अगल बगल और जहाँ से हमारा आवाज़ निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, उसके ठीक नीचे होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिंग्स के ठीक नीचे होता है। ये ग्रंथि जो है उससे जो निकलने वाला हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम है। ये क्या करता है भाई, तो हड्डियों को, बालों को, इन सब चीज़ों को विकास करने में सहायक है ये थायरॉक्सिन। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये थायरॉक्सिन तभी बनता है जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा हो। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में आयोडीन नहीं रहे तो ये थायरॉक्सिन जो होता है वो नहीं बनने लगता, कम बनने लगता है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है उसको थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इसी कारण से ये जो थायराइड है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है। तो किसी इंसान का आप लोग देखे होंगे कि गला जो होता है ना वो बाहर की ओर ऐसे क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इंसान को इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि हमारे जो शरीर में आयोडीन की मात्रा है वो आयोडीन नमक के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक खाइए, आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा संतुलित रहेगी। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए एक और ग्रंथि है जिसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है और इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या कार्य करता है, तो रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा है ना उसे नियंत्रित करता है। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, उसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। ये जो हमारा किडनी होता है, किडनी के ऊपर वाले भाग पे ये एड्रीनल ग्रंथि होता है। ठीक, एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक उस ग्रंथि का बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक उसका अंदरूनी हिस्सा जिसको कि हम लोग मेडुला कहते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर और कार्य विधि के आधार पर दोनों ही एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो हम लोग इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स को अलग पढ़ेंगे, मेडुला को अलग पढ़ेंगे। तो देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये खुद 3 हिस्से में बटा हुआ होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने आप में ही 3 हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, और तीनों हिस्से का अलग अलग काम है। आप लोग एक बार थोड़ा सा बुक देखिएगा, है ना, बुक देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उन तीनों के नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ ये लिख दिया है कि 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तीनों हिस्सा का काम अलग अलग है। जो इम्पोर्टेंट काम
काम है तीनों मिल के जो करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला काम क्या है भाई, भोजन के उपापचय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो तीन हिस्सा है उसमें से कोई एक हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा हिस्सा निभाता है आप लोग बुक जरूर देखिएगा। एक और जो होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक हार्मोन बनता है जिसे लिंग हार्मोन कहते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जरिए ही बनता है। वो क्या करता है, वो पेशियों और हड्डियों के परिवर्धन में सहायक होता है। इसके अलावा किसी इंसान का बाल आएगा या नहीं आएगा ये भी इसी पे डिपेंड करता है। कौन से पे, जो अभी मैंने बताया लिंग हार्मोन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई इंसान का यौन आचरण कैसा होगा ये भी लिंग हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, इतना कुछ हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो एड्रिनल मेडुला जो होता है ये दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। एक को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और एक को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, अब ये एपिनेफ्रिन कब बनता है, तो जब इंसान शारीरिक एवं मानसिक तनाव से एकदम भरा रहे तब जा कर के, मतलब किसी इंसान को बड़ी तनाव रहे, तनाव का मतलब क्या होता है, बड़ा परेशान रहे, तब ये वाला हार्मोन का स्राव होता है और फिर उस इंसान को मदद मिलता है उस स्थिति से निकलने में। ओके, इसके अलावा अगर इंसान डरा हुआ रहे तब भी ये हार्मोन बनता है, इंसान बहुत गुस्से में रहे तब भी ये हार्मोन बनता है, या तो उत्तेजना में रहे तब भी ये हार्मोन बनता है। ओके, ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, तो ये जो हार्मोन है ये अगर बन जाता है तो ये हृदय का जो उत्तेजनशीलता या संकुचनशीलता है, ये जो हमारा हृदय है ना जो ऐसे धक 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 कर रहा है, उसको ये क्या कर देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, ये वाला नॉर एपिनेफ्रिन। अब भाई ये जो हृदय की गति को अगर कोई बढ़ा दे तो इसका मतलब हमें एक बीमारी हो जाएगा, और उस बीमारी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा खराब सा हार्मोन कह सकते हैं हम लोग कि हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी दे जाता है। इसके अलावा ये अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो रक्त में जो शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा है उसे भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और हार्मोन होता है जो कि किसी एक ग्रंथि के द्वारा निकलता है, हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो अगला ग्रंथि है उसे कहा जाता है जनन ग्रंथि। इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, जनन ग्रंथि लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है। लड़कियों में जो जनन ग्रंथि पाया जाता है उसे अंडाशय कहते हैं, और जो लड़कों में जनन ग्रंथि होता है उसे वृषण कहते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या करता है भाई, जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। ये जनन कोशिकाओं का निर्माण इन्हीं के जरिए होता है, जिनके जरिए मतलब नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये हम लोग जनन वाले पार्ट में देखेंगे, उस चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अंडाशय से क्या होता है, तो अंडाशय से जो हार्मोन बनता है, सबसे पहले तो आप लोगों को उसका नाम लिखना है, कमेंट करना है। दूसरा चीज़, वो कार्य क्या करता है, तो वो लड़कियों में, जब लड़कियाँ जवान हो रही होती हैं तो उनके शरीर में जो भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को नियंत्रित कौन करता है, यही हार्मोन करता है। ठीक है, इसी तरीके से लड़के में जो हार्मोन निकलता है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एंड्रोजेंस कहते हैं उसको। एंड्रोजेंस का जो सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस है वो क्या है भाई, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख जो है मतलब एंड्रोजेंस है वो कौन सा है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब ये क्या करता है भाई, तो ये लड़कों में वो काम करता है।